क्लास 11 स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ सिमरन सहानी और आज गाइस हम ना पढ़ने वाले हैं ये जो पोम है हमारी द लेबरनम टॉप, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सारे क्लास 11 स्टूडेंट, अगर तुम्हारा एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, आपका प्री फाइनल्स है या फिर पीरियोडिकल है या फिर एग्जाम है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज ये सारे नोट डाउन कर लो लेबरनम टॉप के। इसके ये क्वेश्चन करने के बाद ना लेबरनम टॉप पूरी पोम कंप्लीट है आपकी, ये समझ लो। और अगर पोएम पढ़ ली तुम लोगों ने, पढ़ी है नहीं पढ़ी अभी तक लेबरनम टॉप, क्या हुआ था इसमें, एक बर्ड आती है पेड़ पे बैठती है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो लिंक लगा दिया मैंने पोएम पढ़ा दी है, 10-15 मिनट की पोएम है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जाके पोएम पढ़ लो। और पोएम पढ़ने के बाद ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे तुम कहते हो ना दीदी कल परसों पेपर है कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, तो भाई ये वही इंपॉर्टेंट तुम्हारी दीदी पढ़ा रही है, इसे पढ़ लो, ठीक है। अभी ये हर एक स्टेट बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली है, तो आप किसी भी बोर्ड के आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है जी। चलो चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, एक्सप्लेन द गिवन लाइन। शी कौन है? शी है हमारी गोल्डफिंच बर्ड जो लेबरनम टॉप की मेन कैरेक्टर है। तो शी रेफर्स टू द गोल्डफिंच हुज अराइवल ऑन द ट्री हैज टर्न्ड इट इनटू अ लाइवली प्लेस। तो शी कौन है? गोल्डफिंच बर्ड है जिसके पेड़ पे आते ही पेड़ बिल्कुल लाइवली यानी कि जीवित हो जाता है। आफ्टर फीडिंग हर यंग के आगे वंस लिख देना, वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद, एंड एनर्जाइजिंग द ट्री, क्योंकि बच्चे खाना खाते ही चीची करने लगते हैं, ट्री एनर्जाइज हो जाता है। द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे इनटू द वास्ट स्काई। जब खाना खिला दिया बच्चों को, उसका काम हो गया, फिर वो इनफाइनाइट मतलब क्या, यहाँ आसमान की तरफ दोबारा चली जाती है। अब रात शाम का खाना ढूंढ के लाएगी, दोपहर का तो खिला दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन जो है, तुम ना एक काम करो गाइस, इस वाले सभी क्वेश्चंस को ना एक कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये हमारी नोटबुक सीरीज ही है, मैं रीड कर लूँ साथ साथ में, जल्दी जल्दी राइट, जैसे स्कूल में नहीं हम क्लास वर्क लिखते हैं अपना, कॉपी कर लो इनको नोटबुक के अंदर। जो वो आंसर मेकिंग टेक्निक में तुम्हें दिक्कत तो नहीं है, दीदी चैप्टर में तो पता है क्या हो रहा है। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है कि दीदी चैप्टर तो पता है क्या हो रहा है बट लिखा नहीं जाता, तो लिखा जाएगा। अगर एक बार ये लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे तो लिख लो इन क्वेश्चन को, मैं वेट भी करूँगी, साइड भी हो जाऊँगी, लिखो इन्हें। Why has the poem been named The Laburnum Top? तो पोएम का नाम द लेबरनम टॉप क्यों रखा है? तो द पोएम इज टाइटल द लेबरनम टॉप, पोएम का नाम लेबरनम टॉप इसलिए रखा है बिकॉज इट फोकसेज ऑन द लेबरनम ट्री, क्योंकि इसका फोकस एरिया क्या है, एक लेबरनम ट्री, डिटेलिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके अंदर जो चेंजेस हुए। चेंजेस कैसे हुए? पेड़ पे चिड़िया के आने से पहले वो शांत था, चिड़िया के जाने के बाद उसमें हलचल हो जाती है। द एंटायर पोएम सेंटर्स अराउंड दिस पार्ट ऑफ द ट्री। तो एंटायर पोएम में हम ट्री पे ही फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए लेबरनम का जो टॉप एरिया है जहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड आके बैठ के, इसलिए हमने इसका नाम द लेबरनम टॉप रखा है। खाली लेबरनम इसलिए नहीं रखा क्योंकि घोंसला टॉप पे है ना, इसलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो गोल्डफिंच बर्ड का कंपैरिजन किससे करा और क्यों करा? तो द गोल्डफिंच मूवमेंट इज कंपेयर टू दैट ऑफ ए लिजर्ड। तो छिपकली से कंपेयर करा, जैसे छिपकली दीवार पे चलती है तो आहट नहीं होती, पता नहीं चलता, उससे कंपैरिजन करा है। दिस कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन द स्लीक, सडन एंड अलर्ट मूवमेंट्स ऑफ बोथ द लिजर्ड एंड द गोल्डफिंच एज इट अराइव्स ऑन द ट्री। तो ये कंपैरिजन इसलिए करा है क्योंकि ये दिखा रहा है जैसे लिजर्ड चलती है ना हल्के से, पता नहीं चलता, वैसे ही गोल्डफिंच बर्ड आई, जल्दी से बच्चों को खाना खिलाया और उड़ गई, इसलिए, ठीक है। Next question. It is the engine of her family. She strokes it full. Explain the significance of these line. तो इंजन कौन है, स्ट्रोक क्या है, मतलब क्या है इसका? तो गोल्डफिंच बर्ड को कहा गया है कि ये इंजन है, जिससे ट्रेन को एक इंजन चलाती है, वैसे ही अपने परिवार को गोल्डफिंच बर्ड चला रही है। उसके बच्चे घर पे बैठ के चींची कर रहे हैं, तो वो क्या कर रही है, खाना लेकर आ रही है और उन्हें खिला रही है। जैसे इंजन के अंदर जो है ना वो पूरा का पूरा, हम जो है जैसे कोई भी अगर व्हीकल होता है तो उसमें पेट्रोल भरा जाता है, तो उसके बच्चे जो है उनको वो जैसे हम पेट्रोल को भरते हैं वैसे ही वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है और एनर्जाइज कर रही है। तो द गोल्डफिंच बर्ड इज रेफर्ड टू एज द इंजन, क्योंकि उसके बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं, गोल्डफिंच बर्ड के बिना खाना कौन लाएगा बच्चों के लिए, जैसे इंजन के बिना गाड़ी नहीं चलती है। तो द गोल्डफिंच बर्ड इज रेफर्ड टू द इंजन ऑफ हर फैमिली बिकॉज हर प्रेजेंस activates the previously silent young ones, making them chitter and create noise. She strokes it full means she fed them, giving them energy and causing them to become active. कि बच्चे बिल्कुल शांत बैठे थे, जैसे गाड़ी में पेट्रोल ना हो, बट वो आके उन्हें खाना खिला देती है, जैसे हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी चालू हो जाती है, तो यहाँ गोल्डफिंच बर्ड आती है तो बच्चे चिची करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो उन्हें खाना खिला देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड ऑन द लेबरनम टॉप ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द पोएम।
तो लेबर्नम ट्री का ऊपर का जो हिस्सा है उस पर जब चिड़ी आती है तो वो बदल जाता है. हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस चेंज? इज चेंज गुड और बैड? तो ये जो चेंज है ये अच्छा है या बुरा है? तो अच्छा है, ऑब्वियसली बच्चे चीची कर रहे हैं. तो इनिशियली द लेबर्नम ट्री इज साइलेंट एंड स्टिल. तो स्टार्टिंग ऑफ द पोएम में लेबर्नम टॉप बिल्कुल शांत और स्टिल है. बट विद गोल्डफिंच अराइवल, बट जैसे ही ये चिड़िया आती है इट बिकम्स लाइवली, वो जिंदगी से भर जाता है. लाइवली मतलब होता है बहुत चहचहाता हुआ सुंदर सा. विद द चर्पिंग्स ऑफ चिक्स, उसके जो चीची 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 कर रही होती है उसकी चिड़िया है. एंड द गोल्डफिन भी चीची करती है. दिस चेंज इज पॉजिटिव एज इट ब्रेक्स द मोनोटनी एंड ब्रिंग एनर्जी टू द सीन. तो ये चेंज पॉजिटिव है क्योंकि पहले सब शांत था, डल, बोरिंग था, मोनोटनस था, और अब सब कुछ लाइवली हो गया था. चेंज इन लाइफ कैन ईदर बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ऐसे ही हमारी लाइफ में भी कोई चेंज अच्छा भी और बुरा भी हो सकता है, बट इट इज़ कॉन्स्टेंट, यानी कि अच्छा चेंज तो होता रहेगा. एक्सेप्टिंग एंड अडेप्टिंग टू द चेंज इज एसेंशियल इवन इफ इनिशियली सीम्स नेगेटिव. तो ऐसा हो सकता है कि चेंज हमें स्टार्टिंग में लग रहा हो कि नेगेटिव हो सकता है, बट आगे चल के वो चेंज शायद अच्छा हो जाए. तो चेंज लाइफ में ज़रूरी है. What values do you learn from the goldfinch in the poem The Laburnum Top? तो गोल्डफिन जो है रेगुलर फीड करती है अपने चिक्स को, यानी कि अपने बच्चों को. रिफ्लेक्ट्स मदरली केयर एंड इफेक्शन, एक माँ का प्यार और इफेक्शन दिखाई दे रहा है. हर अलर्ट, कितनी अलर्ट है वो कि कोई झपट्टा ना मार दे उसके बच्चों को आगे. सडन मूवमेंट्स जैसे कि लिजर्ड की तरह. एम्फेसाइज द विजिलेंस, मतलब कि वो कितनी ज़्यादा उसने नज़र रखी हुई है और वो अपने बच्चों को प्रेडेटर्स यानी कि शिकारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी ज़्यादा चौकन्नी है. दिस हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर हर ऑफस्प्रिंग. ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम. टू व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ गोल्डफिंच कंपेयर्ड? ये तो आता है लिजर्ड से, रिपीट हो गया क्वेश्चन. अच्छा, ये भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन. एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. कौन सा पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुआ है? तो इसमें पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन को पहचानना बिल्कुल बच्चों का काम है. जैसे कि सबसे पहले एलिट्रेशन के साथ में तो वैसे पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ है, क्योंकि ट्रेम्बल, थ्रिल, नाचना गाना पेड़ नहीं करता है, इंसान करते हैं. पेड़ एक मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं है. तो जो भी चीज़ काम ह्यूमन कर सकते हैं, अगर हम किसी और को बोलें वो कर रहा है तो मतलब ये पर्सोनिफिकेशन होता है. ठीक है, तो पोएटिक डिवाइस पहला है टी से ट्री, टी से ट्रेम्बल और टी से थ्रिल. तो इसको कहते हैं हम एलिट्रेशन. एलिट्रेशन वो पोएटिक डिवाइस है जहाँ पे आपके जो वर्ड्स हैं वो सेम साउंड से या सेम लेटर से शुरू हो रहे हो. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे गाइस लिख रही हूँ मिकी माउस, तो ये एक एलिट्रेशन है क्योंकि मिकी भी एम से शुरू हो रहा है, माउस भी. यहाँ मैं लिख रही हूँ टाइनी टैन, तो वो क्या है? ये एक एलिट्रेशन है. अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ कोका कोला, तो कोका कोला भी एक एलिट्रेशन है. कोका और कोला दोनों सी से शुरू हो रहे हैं, सेम साउंड से शुरू हो रहे हैं. तो यहाँ पे टी, ट्रेम्बल, थ्रिल क्या है? एलिट्रेशन है. दूसरा ये पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ट्री जो है कभी थ्रिल नहीं करेगा, कभी ट्रेम्बल नहीं करेगा. ट्रेम्बल मतलब हिलना, थ्रिल मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना. ट्री कैसा होता है? नहीं, ट्री तो नॉर्मल रहता है. तो कभी भी अगर हम ह्यूमन लाइक करेक्टर किसी भी चीज़ को देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन्स इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली शी स्टोक्स इट फुल. इस लाइन का गहरा मीनिंग बताओ. तो दीज लाइन्स हाईलाइट द गोल्डफिंच एज द इंजन ऑफ हर फैमिली. ये लाइन गोल्डफिंच को उसके परिवार का इंजन कह रही है. जस्ट एज इंजन पावर्स अ मशीन, जैसे कि कोई भी मशीन अपने इंजन से चलती है. द गोल्डफिंच प्रेजेंस एंड फीडिंग इनविगरेट हर चिक्स. तो वैसे ही गोल्डफिंच के आने से उसके जो बच्चे हैं उसके फीड करने से जो है बच्चे लाइवली हो जाते हैं. Initiating activity and energy in the rest. She stokes it full refers to the nourishment she provides, fueling the vitality of her family. तो she stokes it full मतलब जो वो खाना अपने बच्चों को खिला रही है. Explain the end of the poem. जो होता है, जो लाइन है, and the laburnum subsides to empty. तो लास्ट लाइन समझानी है आपको पोएम की कि ना चिड़िया वापस चली जाती है, तो लिखा है the laburnum subsides to empty. तो दिस लाइन डिस्क्राइब्स द रिटर्न ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस टू द लेबर्नम ट्री आफ्टर द गोल्डफिंच डिपार्ट्स, मतलब चली जाती है. द ट्री वंस लाइवली एंड फुल ऑफ एक्टिविटी बिकम्स क्वाइट एंड एम्प्टी अगेन, मिररिंग इट्स इनिशियल स्टेट. अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है. तो पहले ट्री शांत था, गोल्डफिंच आई, चहचहाया, फिर वापस जब गोल्डफिंच गए तो फिर से ट्री शांत हो गया. तो ये जो है लास्ट लाइन ये दिखाता है. एक्सप्लेन द लाइट. Then sleek as a result and alert and abrupt, she enters into the thickness. इस लाइन का मतलब क्या है? तो these lines compared goldfinch की movement to that of a lizard, emphasizing her sleek, quick and cautious entry into the dense branches of tree. तो वो चौकन्नी होके और इतना sleek हल्के से उस घोंसले के अंदर इसलिए जा रही है क्योंकि वहाँ उसके बच्चे हैं.
दिस मूवमेंट अलाउज हर टू रीच हर नेस्ट डिस्क्रीटली टू फीड हर यंग वंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम. तो बोथ द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द पोएम फीचर साइलेंट लेबरनम ट्री. तो स्टार्टिंग में भी लेबरनम ट्री शांत है और एंड में भी लेबरनम ट्री शांत है, ये हम नोटिस कर सकते हैं. द बिगनिंग डिपिक्ट्स द ट्री स्टिलनेस वाइल द एंड ऑफ द शो इट रिटर्निंग टू द स्टेट आफ्टर द गोल्डफिश डिपार्चर. द मिडल ऑफ द पोएम हाउएवर कंट्रास्ट दिस विद देयर tree's lively transformation due to goldfinch's presence. Next question, why did goldfinch enter the thickness of the laburnum tree? goldfinch जो है क्यों गई थी, एंटर करी थी उसने थिकनेस ऑफ लेबरनम ट्री. तो वो थिकनेस मतलब क्या हुआ, जो बहुत सारे पत्ते थे ना उनके अंदर वो क्यों जाती है, वहाँ घोंसला है, बच्चों को खिलाने चाहती है. पता है तुम्हें, इंग्लिश में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना. तो द गोल्डफिन एंटर्ड द थिकनेस ऑफ द लेबरनम ट्री टू रीच हर नेस्ट वेयर हर यंग वंस अवेटेड फीडिंग. This is supported by the line, a machine starts up of chittering and a tremor of wings and trillings. हमें कैसे पता चला बच्चों को खिलाने के घोंसले में, क्योंकि जैसे ही वो अंदर जाते हैं एक मशीन स्टार्ट हो जाती है चिटरिंग करने की. चिटरिंग चिड़िया के बच्चे करते हैं, मतलब उसके बच्चे थे वहाँ पे. ठीक है, with this guys we have completed 15 question of this poem. और एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो जल्दी से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो और इसके बाद अगले क्वेश्चंस पढ़ लेना अगले चैप्टर के. और 11th इंग्लिश का पूरा सिलेबस मेरे चैनल से कवर कर सकते हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चाहे चैप्टर हो. आई एम टीचिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट. तो गाइस गो एंड स्टडी, एंड कोई क्वेरी हो तो मुझे बता सकते हो. और इन सभी का PDF आपको मिल जाएगा मेरी इंस्टाग्राम ID पे, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. बाय बाय.